हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश चौधरी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शेखावटी साइंस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आया हूं कृषि रसायन विज्ञान का नया टॉपिक, जो कि कृषि पर्यवेक्षक जेड आईसीआर और 12th बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आज जो दोनों टॉपिक हैं वो बहुत ही तगड़े हैं। एक है मृदा पीएच और एक है अम्लीय मृदा। दोनों ही टॉपिक में से आपको डेफिनेटली हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने भूतकाल में पेपर दिए हैं, चाहे कृषि पर्यवेक्षक का हो, जेड का हो या आईसीआर का हो, तो उन विद्यार्थियों को सभी को पता है कि इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं और शेयर ज़रूर कर दे, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ाई से छूट चुके हैं उन विद्यार्थियों तक भी ये पढ़ाई पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज अपन सबसे पहले बात करें पीएच के बारे में कि दोस्तों पीएच शब्द कहाँ से आया और पीएच का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें क्वेश्चन की, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर सीधा सा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पीएच शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो जो पीएच का जो शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था वो मिस्टर सोरेनसन सर ने किया था। और कब किया था? 1909 के अंदर किया था। तो जो पहली लाइन है अपने आज क्लास की, उस पहली लाइन में से क्वेश्चन निकल रहा है दोस्तों। तो आज का सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है और आप लोगों को मज़े लेना है। मैं आप लोगों को सभी को मज़े दूंगा, ठीक है ना। तो पीएच शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, 1909 में करा था। और पीएच का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं कि किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। ठीक है, पीएच क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है, या इंग्लिश में कहें द pH is the activity of hydrogen ion present in the soil solution। ठीक है, अगर अपन बात करें तो इस तरीके से, या अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले कि किसी भी विलियन की पीएच क्या होती है, तो भाई उसके 1 लीटर विलियन के अंदर उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयंस की जो सांद्रता होती है, उसका जो व्युत्क्रम अनुपाती जो लघु गुणक होता है वो आपका पीएच होता है। तो पीएच का एक तो ये डेफिनेशन पूछते हैं, एक किसने दिया पूछते हैं, और एक पूछते हैं दोस्तों सूत्र के बारे में कि पीएच का सूत्र क्या होता है। तो पीएच का सूत्र आपको याद रखना है, पीएच बराबर log 1/H प्लस आयन। पीएच बराबर log 1/H+ आयन। log का मतलब होता है लघु गुणक और व्युत्क्रम का मतलब 1/H+ आयन। व्युत्क्रम का मतलब होता है, व्युत्क्रम अपन बात करें कि भाजक के अंदर होता है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को इस तरीके से आप ना लिखें तो एक और तरीका है, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 के अंदर जो भी वैल्यू है उसको ना लिख करके उसकी जगह अपन माइनस लगा देते हैं। तो -log H+, ये भी आपका पीएच का फॉर्मूला ही है। तो आपको याद होना चाहिए कि पीएच बराबर log 1/H+ आयन और एंटी-log H+ आयन, इसको बोलते हैं एंटी-log। और इसको व्युत्क्रम का लघु गुणक का मतलब होता है एंटी-log। log का मतलब होता है लघु गुणक। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ठीक है। अब अपन अगर बात करते हैं कि P का मतलब क्या होता है, तो P का मतलब होता है पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है दोस्तों पावर, क्षमता, ऊर्जा, ताकत। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन दी सोइल सोल्यूशन। कि भाई आपके सोइल सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है। ठीक है ना। तो P का मतलब होता है पोटेंस और पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों पीएच की बात। एक होती है दोस्तों जो जल के अंदर जो आपके आयनिक गुणनफल होता है H+ और OH आयनों का, उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O।
तो जब H2O की जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर H+ आयन्स भी होते हैं और उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन भी होते हैं। तो जब अपन इसकी बात करते हैं कि भाई जल के अंदर जो उपस्थित H+ और OH आयन्स की सांद्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और इस जल के आयनिक गुणनफल को Kw से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? Kw से प्रदर्शित करते हैं। और Kw का मान भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। और इससे आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो Kw का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर किस प्रकार से निकालते हैं, वो देखते हैं कि भाई Kw का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर होता है 1 × 10⁻⁴ ग्राम आयन्स प्रति लीटर। तो ये हाइड्रोजन आयन की बात और हो रही है, हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की बात हो रही है कि भाई Kw का जो मान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या रूम टेम्परेचर पर 1 × 10⁻⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। तो अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले से आगे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएंगे वो न्यूमेरिकल अपन निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? Kw बराबर, Kw का मतलब जल का आयनिक गुणनफल बराबर H+ गुणा OH नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब कि भाई आपकी जो जब pH की जब अपन बात करेंगे तो 7 वैल्यू तो आपकी किसकी है? हाइड्रोजन की है। और 7 ही वैल्यू आपकी किसकी है? हाइड्रोक्सिल आयन्स की है। तो जब आपके माइनस माइनस जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻14 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है? माइनस वैल्यू है, H+ के यहाँ माइनस वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि Kw बराबर 10⁻⁻14 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है। जब अपन यहाँ कोई भी H+ आयन की वैल्यू कम रखेंगे, -7 की जगह नहीं, यहाँ -3 रख दिया है, तो इस OH आयन की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब यहाँ -3 अपन पुट करेंगे तो OH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -11 हो जाएगी। और ये -7 और -6 और -3 ये क्या दर्शाते हैं? ये आपके pH को दर्शाते हैं। अपन आगे चल करके बात करेंगे। मतलब ये 1 × 10⁻⁻14 का मतलब क्या है? 0 के बाद में 13 शून्य है और उसके बाद में क्या है? आपका 1 है। तो जब भी माइनस के अंदर वैल्यू दिखाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? दशमलव के बाद में जितनी संख्या में आपकी पावर लगा रखी है उतने दशमलव होते हैं, ठीक है ना। 13 दशमलव और उसके बाद में 1। तो ये आपका pH कितना को दर्शाता है? 14 को दर्शाता है। कितने को दर्शाता है? 14 को दर्शाता है। -14 किसको दर्शाता है? pH 14 को दर्शाता है। अगर अपन बात कर लेते हैं माइनस में अगर पावर नहीं होती और 10 की पावर अगर 14 होती तो किस तरीके से लिखते हैं? 1 के पीछे 0, ठीक है। 14 0 पीछे लिखते हैं बिना दशमलव के। तो ये हो जाता है आपका प्लस में। माइनस में है तो अपन दशमलव के बाद में 0 लगाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब मैं आगे चल के आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों pH स्केल के बारे में कि भाई pH स्केल होती है आपकी, उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक नंबरिंग होती है। तो दोस्तों जो pH स्केल होती है उसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि pH स्केल में कितने अंक होते हैं? 1 से 14, 7 से 14, 0 से 14 या 15 से 20। तो 0 से 14 होते हैं, ना कि 1 से 14। ये आपको याद रखना है। जब अपन बात करते हैं कि भाई 0 से 6.9 तक आपका क्या होता है? अम्लीय pH होता है। क्या होता है? अम्लीय pH होता है। 6.9 तक अम्लीय pH होता है। और 7.0 पे आपका क्या होता है? उदासीन pH होता है, न्यूट्रल pH होता है, उदासीन pH होता है। और 7 से जब आप ऊपर जाते हो 7.1 से लेकर के 14 तक जाते हैं तो आपका pH कौन सा आ जाता है?
एल्कलाइन या क्षारीय पीएच आ जाता है। क्या आ जाता है? क्षारीय पीएच आ जाता है, क्षारीय पीएच आ जाता है, क्षारीय पीएच आपका आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आप याद रखना कि भाई 0 से लेकर के 14 तक आपका पीएच स्केल के अंदर नंबरिंग होती है, और 0 से लेकर के 6.9 तक आपकी अम्लीय पीएच होती है, और 7 पे आपकी उदासीन पीएच होती है, और 7.1 से 14 तक आपका क्षारीय पीएच होता है। अब दोस्तों ये बात तो हो गई इस तरीके से। अगर आपको पूछ ले नॉर्मली कि 7.0 से कम पीएच होने पर मृदा की अम्लता कैसी, मृदा की स्थिति कैसी होगी, तो वो भाई साहब अम्लीय होगी, और 7 पे आपकी उदासीन होगी, और 7 से जब अपन ऊपर बढ़ेंगे तो आपकी क्षारीय होगी। क्या होगी? क्षारीय होगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी पीएच होगी। ये तो अपन ने बात कर ली पीएच स्केल की, परंतु जब अपन मृदा की बात करते हैं तो मृदा की पीएच रेंज में पूछते हैं, तो जो उदासीन मृदा होती है, तो उदासीन मृदा की जो पीएच होती है वो होती है 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य। कितनी होती है? अगर रेंज के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मृदा की पीएच, उदासीन मृदा की पीएच कितनी होती है, रेंज दे रखी हो, तो उदासीन मृदा की पीएच 6.5 से लेके 7.5 के मध्य होती है। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है, रेंज है। और अगर रेंज में नहीं दे रखी हो तो उदासीन मृदा की पीएच भी 7.0 ही होगी। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको याद रखनी है। अब अपन जो बात कर रहे थे KW के बारे में कि भाई 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये -14 आपके 14 pH को दिखाता है। और जब अपन बात करते हैं 0.01 की, ठीक है, या 0.1 की, तो 0.1 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है आपका? 1 pH है। क्या है? 1 pH है, pH 1 है। और 0.02 लिखा है, यहाँ 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 लिखा है, तो pH कितना हो जाएगा आपका? 2 pH हो जाएगा, 2 pH हो जाएगा। इसी तरीके से अपन बात करेंगे कि 10⁻⁻3 लिखी हुई आ जाए, 10⁻⁻3 लिखी हुई आ जाए यहाँ, तो उसका मतलब होता है 0.001 और pH आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। pH आपका कितना हो जाएगा? 3 pH हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अपन बात करेंगे कि 10⁻⁻7 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0000001। तो ये जो होगा आपका pH हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई जो KW की वैल्यू है -14 जो वैल्यू है 14 pH को दर्शाती है। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन दे दिया हो और वो ऐसे दे दिया हो कि भाई आपकी कोई भी सॉल्यूशन है, H2SO4 है या HCl है, और उसका जो pH मान है कितना, सॉरी, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो आपकी 10⁻⁻2 है। तो बताइए दोस्तों उस pH की, उस सॉल्यूशन का pH कितना होगा? तो आपको क्या करना है? pH बराबर -14 डिवाइडेड -2। तो जब इससे करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, सॉरी, -14 प्लस -2 करोगे तो ये इस -2 से इसको 14 में से आपको लेस कर देना है, और जब आप लेस करोगे फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा। ठीक है, -14 ये ब्रैकेट में आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस का निशान आ जाएगा, और यहाँ पर -2, तो प्लस, सॉरी, यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा,
और प्लस होने से ही यहाँ पर वैल्यू आपकी -14 है और ये प्लस की 2 है, तो +2 आपके -14 से निकल जाएंगे और आपकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, -12 बच जाएगी। तो ऐसी मृदा जिसकी जो H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की पावर -2 है, तो उस विलयन की जो pH होगी वो 12 होगी। कितनी होगी, pH 12 होगी। और इसी तरीके से अगर H नहीं दे रखा हो और उसकी जगह आपको OH नेगेटिव आयन की सांद्रता दे रखी हो, OH नेगेटिव आयन की सांद्रता दे रखी हो कि भाई OH नेगेटिव आयन की सांद्रता आपकी क्या है, OH नेगेटिव आयन की सांद्रता दे रखी है 10 की पावर -12 दे रखी है। और आपको पूछ रखा है कि उस विलयन का आपको pH बनाना है। किसी भी विलयन के अंदर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता दे रखी 10 की पावर 12 और उसमें से पूछ लिया आपको भाई इसका pH बताना है। तो जब आप pH बताओगे तो उसमें से 14 में से -14 -12, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और इस -14 में से प्लस के 12 चले गए तो आपकी -2 वैल्यू बच गई। और pH की जब अपन बात करेंगे तो उस सॉल्यूशन का जो pH होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.0 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है pH प्लस POH बराबर 14। कितना होता है, pH बराबर, pH होता है 7, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी 7 होती है और पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन भी 7 होती है। तो ये 7 वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। कितनी हो गई, 14 हो गई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों एक डायग्राम आपका किसका, pH मीटर का। तो ये जब pH मीटर की बात करते हैं दोस्तों तो इसके अंदर आपके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, पहले जो आपके pH मीटर आते थे उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हुआ करते थे, बट इसके अंदर क्या आता है, एक ही इलेक्ट्रोड आता है, एक इसके अंदर ही सारा का सारा सेट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं केलोम और इसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर दोस्तों एक तो आपका KCl सॉल्यूशन होता है और एक आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन भरा होता है। ठीक है ना, मर्क्यूरिक क्लोराइड और KCl दोनों ही आपके सॉल्यूशन इस इलेक्ट्रोड के अंदर भरे होते हैं। और इसके अंदर एक आपका वायर होता है, जो इस वायर पूरा का पूरा इस पॉइंट तक आपका टच होता है, जो आपको ये वायर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जब भी किसी विलयन के अंदर ये पात्र है और इस विलयन के अंदर जब अपन डिप कराते हैं तो यहाँ पर जो आपका वायर का थोड़ा सा निशान है वो जब इसमें टच होता है तो इसके अंदर जो एक मृदा विलयन के अंदर जो आपके हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं तो उस कितनी सांद्रता में होते हैं वो यहाँ पर टच होते ही ये यहाँ पर इस डिजिटल मीटर पर प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, pH मीटर का जो तापमान रखते हैं अपन भी वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड में से क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रोड के अंदर क्या भरा हुआ होता है, तो KCl और मर्क्यूरिक क्लोराइड भरा होता है, दोनों सोल्यूशन भरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता होती है उसके लिए कितना pH की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं आपको हेडलाइन बता दूं या जानकारी दे दूं कि भाई अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता का क्रम है pH के अनुसार, तो जो आपकी अम्लीय pH पर जो आपकी क्रियाशील होंगे वो होंगे आपके दोस्तों फफूंद। ठीक है, अम्लीय pH पर आपके फफूंद क्रियाशील होंगे। उससे जब अपन ऊपर जाएंगे तो फिर उसके बाद में आपके न्यूट्रल pH के आसपास आपके जीवाणु बैक्टीरिया है जो वो एक्टिव होंगे। और जब आप न्यूट्रल pH से ऊपर क्षारीयता की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर आपके एक्टिनोमाइसीटीज होंगी, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक क्रम है इस तरीके से कि भाई pH अगर अम्लीय है तो अम्लीय pH में आपका फंगस एक्टिवेट होंगे और जैसे जैसे अपन
क्षारीयता की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्षारीयता की तरफ अपन बढ़ती जाएंगे तो उसमें आपके जो फंगस की एक्टिविटी तो कम होती जाएगी और न्यूट्रल पीएच आएगा। तो न्यूट्रल पीएच 7.0 के आसपास आपकी 7.0 आने पर आपकी जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। और जब आप क्षारीय पीएच की तरफ बढ़ोगे, जैसे 8.5 है, 8.5 से 7.5 और 9 के आसपास जाओगे तो आपकी एक्टिनोमाइसीटीज की क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो ये क्रम पूछते हैं कि भाई सूक्ष्म पीएच के अनुसार सूक्ष्म जीवों का क्रियाशीलता का क्रम है। तो अम्लीय पीएच पर आपकी फफूंद होगी क्रियाशील, उदासीन पीएच पर आपके बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे, और आपकी क्षारीय पीएच पर एक्टिनोमाइसीटीज आपकी क्रियाशील होंगी। तो ये दोस्तों एक फाड़ू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो कि भाई अम्लीय पीएच में कौन सा सूक्ष्म जीव जो सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता की अपन अम्लीय पीएच में बात करेंगे तो फफूंद की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी वनस्पति किसके, जीवाणु और एक्टिनोमाइसीटीज के। अगर अपन जीवाणु की क्रियाशीलता की बात करेंगे, क्वेश्चन आगे निम्न में से किस पीएच पर जीवाणु की क्रियाशीलता मृदा में सर्वाधिक होती है। तो उदासीन जो पीएच है उस पीएच पर आपके जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, उसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। और जब अपन क्षारीय पीएच की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी एक्टिनोमाइसीटीज की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन निकल सकते हैं इस टॉपिक से मैं आपको बता दिया हूँ। अब अपन एक एक सूक्ष्म जीव के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने जो बताया था वो फॉर्मूला फिट हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है उसके लिए जो पीएच की सीमा है वो कितनी है, 6.0 से लेकर के 7.5, मतलब उदासीन पीएच। ठीक है, इसकी सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया है उसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक 6.0 से 7.5 पीएच पर सर्वाधिक होती है। एक्टिनोमाइसीटीज की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इस एक्टिनोमाइसीटीज के अंदर थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये जो मिस प्रिंट हो चुका है आपके 12th वाली बुक के अंदर भी मिस प्रिंट हो रखा है। ये जो अपन बात करेंगे कि जो कवक की जो ये इस तरीके से हो गया, यहाँ का ऊपर प्रिंट हो गया और इसका यहाँ हो गया। तो एक्टिनोमाइसीटीज की जब अपन बात करेंगे तो 5.5 से लेकर 9.0 की तरफ आपकी जो बात करेंगे तो एक्टिनोमाइसीटीज की जो क्रियाशीलता है वो सर्वाधिक होगी। मतलब जैसे जैसे अपन क्षारीयता की तरफ बढ़ेंगे आपकी एक्टिनोमाइसीटीज की क्रियाशीलता अधिक होगी। और 3.0 से लेकर के 7.5 तक, 3.0 से लेकर 7.5 तक जो पीएच है उसमें आपकी कवक की, फफूंद की, फंगस की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी, क्योंकि ये 3.0 क्या है आपका अम्लीय पीएच है। और न्यूट्रल तक पहुंचते पहुंचते इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी और न्यूट्रल पर आपके जो बैक्टीरिया है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर अपन शैवाल की बात करें या एल्गी की बात करें तो जो एल्गी की ग्रोथ है दोस्तों उसका जो पीएच है वो भी आपका हल्का उदासीन, हल्का अम्लीय से हल्का उदासीन आपका पीएच होगा 5.5 से 7.5। उस पीएच पर आपकी जो एल्गी है या अपन बात करें शैवाल है जो पानी में पाई जाती है तो उनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो आपका एजेटोबैक्टर है, जीवाणु है, उसकी अगर बात करें तो उसकी पीएच भी 6.0 से लेकर 7.5 में सर्वाधिक ग्रोथ होती है। नील हरित शैवाल की बात करते हैं तो इसको अपन बीजीए कहते हैं और बीजीए के साथ ही इसको अपन साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये भी आपको नोट करना है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं नील हरित शैवाल को। इसकी क्रियाशीलता भी 6.0 से लेकर 7.5 पीएच पर सर्वाधिक होती है। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम भी दोस्तों आपका जीवाणु है, स्ट्रिक्टली एनारोबिक जीवाणु है या स्ट्रिक्टली अपन बात करें अवायवीय अवस्था में जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है वहाँ पर ये क्लोस्ट्रीडियम आपका पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है ना, ये क्लोस्ट्रीडियम आपका होता है। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाएगा, अम्लीय पीएच पे पाया जाएगा। अगर आपको कोई भी पूछ ले भाई सर्वाधिक अम्लीय पीएच 3.0 के नीचे कौन सा सूक्ष्म जीव पा सकता है तो क्लोस्ट्रीडियम पा सकता है। ये एक अपवाद के स्वरूप आपका पाया जाता है। ठीक है, 3.0 से लेके 7.0
पीएच के मध्य इसकी क्रियाशीलता होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अम्लीय पीएच पर कवक की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, परंतु उपवाद के स्वरूप आपका क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम आपके 3.7 पीएच पर भी इसकी क्रियाशीलता देखी गई है, 3.0 पीएच पर भी इसकी क्रियाशीलता देखी गई। फिर आता है बेजेरेंकिया। बेजेरेंकिया की जब अपन बात करते हैं तो इसे वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, और इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो भी लंबा इसका रेंज है, 3.0 पीएच से लेकर के 9.0 पीएच तक की जो रेंज होती है वहाँ पर ये क्रियाशील होता है। प्रोटोजोआ की भी अगर बात करें तो इसका भी वही रोल है कि 6.0 से लेके 8.0 मतलब हल्का अम्लीय से क्षारीय पीएच जो होता है उसके मध्य ये क्रियाशील होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकते थे वो मैं बता दिया हूँ। जिस तरीके से मैंने जो क्रम बताए हैं कि आपके बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और कवक में से सबसे ज़्यादा अम्लीय पीएच में कौन से सूक्ष्मजीव क्रियाशील होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन इनके क्रम के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई अम्लीय मृदा में, और अम्लीय मृदा से लेकर के क्षारीय मृदा तक अपन बढ़ेंगे तो उनमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों फसलों के लिए उपयुक्त पीएच। डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप मेरे को इस टॉपिक में से हर एक एग्जाम के अंदर, और आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन के लेवल से पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों अपन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ के चलेंगे कि भाई जिस टॉपिक से अपन ने कवर किया उसमें से आपको कहीं बाहर से क्वेश्चन आए। अपन लगभग कोशिश पूरी यही है कि अपन हर एक कोने से किनारे से आपके उस टॉपिक से वाकिफ हो, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसका रिप्लाई दे सकें। तो जब पीएच की बात हो ही रही है तो अपन विशेष प्रकार की जो फसलें हैं उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनको किस किस पीएच की आवश्यकता होती है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों सबसे पहले तो एक आपका जो चावल होता है, एक होती है आपके पोटैटो और एक होती है आपकी टी। ठीक है, चावल, आलू और चाय, इन तीनों को है जो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से चावल, चाय और आलू को कौन से पीएच की मृदा फसल बढ़वार के लिए उपयुक्त मानी गई है, और ऑप्शन ऐसा हो कि अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो आपकी जो अम्लीय पीएच की जो मृदा है वो इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। क्या मानी गई है? सर्वोत्तम मानी गई है। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन बात करेंगे मक्का की और जौ की, तो मक्का और जौ की अगर बात करें अपन तो इसके लिए हल्की उदासीन से लेकर के क्षारीय मृदा। ठीक है, मक्का की बात करेंगे तब तो आपके उदासीन मृदा आ जाएगी, बारले की भी बात करेंगे तो उदासीन मृदा आ जाएगी, सोयाबीन की भी बात करेंगे तो उदासीन आपकी मृदा आ जाएगी। परंतु जब अपन बारले या जौ की जब बात करेंगे तो उस समय अगर अपन क्षारीय या लवण प्रभावित मृदाओं की भी बात करेंगे तो चावल बारले अगर लगा देते हैं, जौ लगा देते हैं, तो जौ आपका क्या करेगा, वहाँ पर बढ़वार कर सकेगा, इसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। अगर सोरगम की बात करेंगे तो सोरगम का पीएच भी हल्का अम्लीय होगा, 4.0 से लेके 6.5 पीएच तक। अब दोस्तों ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि अम्लीय में कौन कौन सी होती है, क्षारीय में कौन सी होती है। अब पूछते हैं हर एक फसल के लिए अलग से पीएच कि भाई चावल की फसल है तो चावल की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा का पीएच होना है, ऑप्टिमम या आपका औसत पीएच क्या हो सकता है जो कि उस फसल को अच्छी पैदावार दे सके या फसल की बढ़वार अच्छी करवा सके। तो जो चावल के लिए जो उपयुक्त मृदा का पीएच चाहिए वो 4.0 से लेके 6.0 के मध्य वाली मृदा होनी चाहिए। मक्का की बात करेंगे तो 6.0 से 7.5 पीएच के मध्य वाली मृदा होनी चाहिए जो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। सोरगम की बात करेंगे तो 4.0 से लेके 6.5 पीएच के मध्य, और बारले की जब अपन बात करेंगे तो बारले की भी 6.0 से लेके 7.5 पीएच तक। सोयाबीन की अगर बात करेंगे, पूछ ले कि निम्न में से सोयाबीन के लिए उपयुक्त मृदा पीएच है, तो 5.5 से 7.0। आलू का आपको पूछते रहते हैं दोस्तों कि निम्न में से आलू की उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पीएच है, तो 5.0 से लेके 5.5 पीएच तक। ठीक है, इस प्रकार की अगर मृदा है तो आपके
आलू की पैदावार अच्छी होगी, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। इसी प्रकार अपन चाय के बागानों की बात करें तो उस बागानों की जो मृदा होती है उसकी भी पीएच अगर 4.0 से लेके 6.0 के मध्य होती है तो आपकी पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, तो ये पीएच आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं दोस्तों आपका। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपके भारत के अंदर जो समस्याग्रस्त जो मृदाएं हैं उनके बारे में, क्योंकि जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, कि भाई इसका टोटल एरिया कितना है, कौन कौन से एरिया में आपकी ये पाई जाती है। तो जब समस्याग्रस्त मृदाओं की बात करते हैं दोस्तों तो भारत के अंदर जो कुल कृषि क्षेत्र है, पहले तो उसको देख लेते हैं कि कुल कृषि क्षेत्र कितना है। वो कुल कृषि क्षेत्र आपका 159.7 मिलियन हेक्टर है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, तो 159.7 मिलियन हेक्टर आपका भारत के अंदर कुल कृषि क्षेत्र है। और अगर अब ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो लगभग 329 मिलियन हेक्टर आपका ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का। 328.7 के आसपास है, तो उसको राउंड फिगर में 329 मिलियन हेक्टर ही अपन काउंट करते हैं। ठीक है, तो भारत में अगर कुल कृषि क्षेत्र की बात करें तो 159.7 मिलियन हेक्टर है। अम्लीय भूमि का, अब उसमें से अम्लीय भूमि अपन देखते हैं दोस्तों, तो जो अम्लीय भूमि का जो कुल क्षेत्र है या अम्लता से जो प्रभावित मृदाएं हैं उनके अगर क्षेत्र की बात करें तो 90 मिलियन हेक्टर आपका एरिया जो है वो अम्लता से प्रभावित है। कितना है? 90 मिलियन हेक्टर। तो अगर आपको पूछे कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मृदाएं प्रभावित हैं वो किस कारक से प्रभावित है, अम्ल से प्रभावित है, लवण से प्रभावित है, क्षार से प्रभावित है, किससे हैं, तो आपके अम्ल से भारत के अंदर सर्वाधिक मृदाएं प्रभावित है। इसके अलावा अगर अपन लवण प्रभावित मृदाओं की बात करेंगे कि लवण प्रभावित मृदाएं कितनी हैं भारत के अंदर, तो सर्वाधिक जो बात करें कि लवण प्रभावित मृदाएं हैं वो भारत के अंदर 6.73 मिलियन हेक्टर है, लगभग 7.0 मिलियन हेक्टर। अगर ऑप्शन में अगर 6.73 मिलियन हेक्टर नहीं आए तो 7.0 आता है, तो उसको आपको टिक कर लेना मिलियन हेक्टर को, 7.03 मिलियन हेक्टर को आपको टिक कर लेना है ना। तो अगर लवण प्रभावित मृदा की बात करें भारत के अंदर तो कितनी है? 6.73 मिलियन हेक्टर। दोस्तों जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कवर करके चलना। मैं तो मेरी तरफ से कवर कर ही रहा हूँ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाने वाला। क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, ठीक है ना, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके अलावा जो 159 मिलियन हेक्टेयर जो आपकी कुल कृषित भूमि है उसमें से जो दूसरी प्रभावित है वो आपके इरोजन से, ठीक है, अपरदन से प्रभावित है। यहाँ आपकी बात करें कि वायु अपरदन से प्रभावित है, तो इस प्रकार से मृदा प्रभावित है, ठीक है। और अगर अपन एक क्वेश्चन निकलता है कि लवण प्रभावित मृदा का जो क्षेत्र है वो भारत में सर्वाधिक कौन से जगह पर है, तो सर्वाधिक जो लवण प्रभावित मृदा पाई जाती है भारत में वो पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात में जो इसका क्षेत्रफल है वो है 2.20 मिलियन हेक्टर। कितना है? 2.20 मिलियन हेक्टर आपका गुजरात के अंदर इसका भाग है लवण प्रभावित मृदा का, और जो कि भारत के अंदर सर्वाधिक है, जो कि भारत के अंदर क्या है? सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर अगर अपन आती है मृदा वो देखते हैं लवण प्रभावित क्षेत्र, वो आती है यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। यूपी के अंदर सेकंड नंबर पोजीशन रखती है आपकी यूपी, जिसके अंदर लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है, और वो जो एरिया है वो है 1.37 मिलियन हेक्टर, ठीक है। तो और दूसरा अगर अपन बात करें कि राजस्थान में कितनी होती है, तो राजस्थान के अंदर जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं वो 0.374 मिलियन हेक्टर होती है, 0.374 मिलियन हेक्टर। तो अगर आपको पूछ ले कि भाई भारत के अंदर सर्वाधिक अम्लीय मृदा लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वो गुजरात में पाई जाती है। और अगर क्रम पूछ ले तो सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर यूपी आएगी, फिर राजस्थान आएगा। इस तरीके से 4 ऑप्शन में अलग अलग दे रखा हो
कि भाई सर्वाधिक में गुजरात है, फिर सेकंड पे यूपी है, फिर थर्ड पे आपका राजस्थान है, तो ये क्रम आपका सही होगा। दूसरे क्रम में राजस्थान पहले कर रखा हो, यूपी कर रखा हो, गुजरात कर रखा हो, तो वो आपका रॉन्ग आंसर होगा। तो सर्वाधिक गुजरात के अंदर होती है। मैं वापस बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि इस लाइन में से क्वेश्चन आता है, चाहे वो बैंक ले लो, चाहे सुपरवाइजर ले लो, चाहे जेट ले लो, प्री पीजी ले लो, कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर हर साल देखने को मिलता है लवण प्रभावित क्षेत्र के बारे में। एक तो इसका कितना क्षेत्र है वो याद रखना है आपको, और कौन से राज्य में सर्वाधिक है वो आपको याद रखना है। ये तो बात कर ली अपन ने समस्याग्रस्त मृदाओं की। अब अपन जो अपनी पहली जो समस्याग्रस्त मृदा है अम्लीय मृदा, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अम्लीय मृदा कौन से जलवायु क्षेत्रों में बनेगी और कौन कौन से कारक हैं जो अम्लीय मृदा बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अम्लीय मृदा कहाँ बनेगी दोस्तों? नम जलवायु क्षेत्र के अंदर। नम जलवायु क्षेत्र के अंदर, नम मतलब वातावरण के अंदर आर्द्रता भी अधिक होगी और वहाँ का तापमान भी ठंडा होगा। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे कूल ह्यूमिड, ठीक है, सॉरी कूल क्लाइमेट जो है क्षेत्र आपके, वहाँ पर अम्लीय मृदाएं पाई जाएगी। और अगर स्टेट की बात करें कि सर्वाधिक कहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती है, तो असम के अंदर पाई जाती है दोस्तों। केरला और पश्चिम बंगाल, ये तीनों जो स्टेट है यहाँ पर अम्लीय मृदा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो नम क्लाइमेट है, नम जलवायु है, ठीक है। अगर अपन लवण प्रभावित मृदाओं की बात करेंगे तो जो लवण प्रभावित मृदा हैं दोस्तों कहाँ पाई जाएगी? शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? इसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि अम्लीय मृदा जहाँ बनती है वहाँ पर बारिश जो होती है, वार्षिक वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, और जब अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो मृदा सरफेस पे जो आपके क्षार उपस्थित होते हैं, लवण उपस्थित होते हैं, वो जल के साथ में घुलनशील होकर के मृदा की नीचे की परतों में चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ की मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत में केवल मात्र आपके अम्ल ही बचे रहते हैं। परंतु जब अपन लवण प्रभावित मृदाओं की बात करते हैं तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनती है, क्योंकि वहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो औसत वर्षा से भी कम होती है, और जो मृदा की ऊपरी परत में जो आपके घुलनशील लवण होते हैं वो जल के साथ में घुलनशील होकर के नीचे की परतों की तरफ नहीं जा पाते हैं, और मृदा के अंदर जो नीचे की परतों में जो आपके घुलनशील लवण उपस्थित होते हैं, क्योंकि जब वहाँ बारिश कम हो रही है और वाष्पीकरण की दर ज़्यादा हो रही है, तो वाष्पीकरण होने में क्या होगा कि जो जल की बूंद है वो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उठेगी, मृदा के कणों के मध्य जो स्थान है उसमें से होते हुए। तो जो मृदा की नीचे की परतों में जो आपके घुलनशील लवण हैं वो भी उस भाप के साथ में, वेपर के साथ में मृदा की ऊपर की परत में आ करके जम जाएंगे और यहाँ से वेपर वातावरण के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से जब लवण है ऊपरी परत पर आ जाएंगे तो उससे आपकी लवण की सांद्रता ऊपरी परत में बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मृदा को लवणीय बना देंगे। तो ये दोनों कारण हैं मुख्यतः, इस वजह से आपकी अम्लीय और क्षारीय मृदाएं बनती है, लवण प्रभावित मृदाएं बनती है। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आपके लिए और क्या खास है आज की क्लास में। अब अपन बात करते हैं दोस्तों मृदा अम्लता के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों जो मृदा अम्लता होती है, सॉइल एसिडिटी होती है, वो 3 प्रकार की होती है और 3 प्रकार भी अलग अलग होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जो मृदा अम्लता जो 3 प्रकार की होती है उसमें सक्रिय अम्लता जिसको एक्टिव एसिडिटी कहते हैं, विनिमेय अम्लता जिसको एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहते हैं, एक होती है अवशिष्ट अम्लता जिसको रेजिडुअल एसिडिटी कहते हैं, और एक होती है दोस्तों चौथी आपकी टोटल एसिडिटी। क्या होती है दोस्तों टोटल एसिडिटी। और टोटल एसिडिटी होती है दोस्तों वो किनका योग होती है? इन तीनों का योग होती है, ठीक है। टोटल एसिडिटी होती है वो इन तीनों का योग होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन सक्रिय अम्लता की बात कर लेते हैं। तो सक्रिय अम्लता की बात करने से पहले आपको मृदा के संगठन के बारे में समझना होगा। तो मृदा के संगठन की जब अपन बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था 50% आपका रिक्त स्थान है और 50% आपका ठोस भाग है। तो ये जो रिक्त स्थान है ये आपकी काम की चीज़ है अभी। तो इस रिक्त स्थान में से 25% आपकी मृदा वायु पाई जाती है और 25% ही आपका मृदा जल पाया जाता है, ठीक है। तो जो आपके पोषक तत्व होते हैं
वो मृदा के अंदर एक तो मृदा कणों के ऊपर अधिशोषित होकर के रहते हैं और एक मृदा कणों के मध्य जो जल उपस्थित होता है उसके अंदर उपस्थित होते हैं। जो मृदा कणों के मध्य में जो जल में उपस्थित होते हैं उस जल को कहते हैं मृदा विलयन। ठीक है, इस जल को क्या कहते हैं? मृदा विलयन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसेस घुली हुई होती है, आपके घुलनशील लवण भी घुले हुए होते हैं। तो सक्रिय अम्लता क्या होती है कि मृदा विलयन के अंदर जो घुलनशील जो आपके अम्ल होते हैं या आपके जो हाइड्रोजन आयन होते हैं और एल्यूमिनियम आयन होते हैं, तो उनकी सांद्रता को ये बताती है। ठीक है, सक्रिय अम्लता कि भाई कितना भाग मृदा के अंदर जो कुल धनायन जो आपके उपस्थित हैं, जिसमें आपके हाइड्रोजन है और आपके एल्यूमिनियम है, तो उनकी कितनी सांद्रता आपके मृदा विलयन में उपस्थित है, तो उसकी जो कुल सांद्रता होती है वो आपकी सक्रिय अम्लता कहलाती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन, H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन की कुल सांद्रता आपकी सक्रिय अम्लता कहलाती है। और दोस्तों एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पीएच के बारे में कि निम्न में से पीएच किस प्रकार की अम्लता का मापन करता है। तो दोस्तों जो पीएच मापन करता है, पीएच मीटर मापन करता है, वो आपकी सक्रिय अम्लता का मापन करता है। किसका? सक्रिय अम्लता का मापन करता है। मृदा विलयन के अंदर जो अम्लता उपस्थित होती है उसका मापन करता है। दोस्तों अब बात करते हैं विनिमय अम्लता की। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। मान लीजिए मृदा के ये ठोस कण हैं, ये ठोस कणों के ऊपर आपके कोई भी अम्ल उपस्थित हैं, इन ठोस कणों के ऊपर आपके अम्ल उपस्थित है जिसमें आपके धनायन है, H+ आयन है और एल्यूमिनियम आयन है उपस्थित हैं। तो इन मृदा कणों के ऊपर जो ये धनायन उपस्थित हैं, ये क्या है? कठोर बंधों से नहीं बंधे होते हैं और इनको उचित वातावरण मिलता है। तो उचित वातावरण मिलते ही ये वापस आपके किस में आ जाते हैं? इस मृदा विलयन के अंदर आ जाते हैं। ये आपका कोई पात्र है और इसके अंदर ये मृदा के कण है, तो इसके ऊपर जो धनायन उपस्थित है, अम्ल उपस्थित हैं, जैसे ही इसमें पानी डालेंगे और मिट्टी के ऊपर जब पानी पहुंचेगा तो पानी के साथ में ये लवण घुलनशील होकर के आपके मृदा विलयन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं जो कि मृदा के ठोस भाग से मृदा विलयन के अंदर आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विनिमय अम्लता। और कौन कौन से आपके होते हैं धनायन जिनको विनिमय अम्लता के अंदर बात करते हैं अपन? तो ऐसी अम्लता जिसमें H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन मृदा की ऊपरी सतह पर अधिशोषित रहते हैं, उस अम्लता को विनिमय अम्लता कहते हैं। ठीक है, H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन आपके मृदा के कणों के ऊपर अधिशोषित होते हैं, तो उस जो अम्लता वो प्रोड्यूस करते हैं उसको अपन विनिमय अम्लता कहते हैं। ठीक है, अब आती है दोस्तों आपकी अवशिष्ट अम्लता। क्या आती है? अवशिष्ट अम्लता, या जिसको रेजिडुअल एसिडिटी भी बोलते हैं। मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पर जो धनायन होते हैं अगर वो हल्की बॉन्ड से बंधे हैं, कमजोर बंधों से बंधे हैं, तो जब इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी मिलते ही ये वापस मृदा विलयन में आ जाएंगे। परंतु रेजिडुअल एसिडिटी में ऐसा नहीं है। रेजिडुअल एसिडिटी के अंदर जब अपन बात करते हैं तो मृदा के कणों पर जो आपके H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन जो उपस्थित होते हैं वो कठोर बंधों से बंधे होते हैं। ठीक है ना, कठोर बंधों से बंधे होते हैं और वो उचित वातावरण मिलने पर भी मृदा विलयन के अंदर नहीं आते हैं। ये मान लीजिए आपके H+ आयन है और एल्यूमिनियम आयन है। ठीक है, इनको अगर आप वातावरण भी पानी भी मिला रहे हो, वातावरण प्रोवाइड करवा रहे हो, फिर भी ये घुलनशील होकर के जल के अंदर नहीं आएंगे। ये मृदा के कणों के ऊपर कठोर बॉन्डों से बंधे होंगे और अधिशोषित हुए रहेंगे। ये किसी भी प्रकार से कितना भी जोर लगाओ ये यहाँ से हटेंगे नहीं। तो इस प्रकार की जो सांद्रता होती है H+ आयन की और एल्यूमिनियम आयन की, जो मृदा कणों के ऊपर कठोर बंधों के साथ में बंधे होते हैं और मृदा विलयन के अंदर नहीं आते हैं, उन वो जो अम्लता प्रोड्यूस करते हैं या उत्पादित करते हैं वो आयन, वो कहलाती है आपकी अवशिष्ट अम्लता, रेजिडुअल एसिडिटी कहलाती है। और जब अपन टोटल एसिडिटी की बात करते हैं तो टोटल एसिडिटी बराबर सक्रिय अम्लता प्लस विनिमय अम्लता प्लस अवशिष्ट अम्लता, इन तीनों का जो योग होता है वो टोटल एसिडिटी आपकी कुल अम्लता
कहलाती है। तो दोस्तों ये मृदा अम्लता के तीनों प्रकार हैं, चारों प्रकार हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि जो आपके सक्रिय अम्लता होती है वो जो आपके H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन होते हैं वो मृदा विलयन में उपस्थित होते हैं। विनिमय अम्लता जो होती है जो आपके किसके कारण होती है, H+ आयन और एल्यूमिनियम आयनों के कारण होती है, जो कि मृदा के कणों के ऊपर अधिशोषित होते हैं कमजोर बंधों के साथ में बंद करके। जैसे ही इसके अंदर अपन पानी मिलाएंगे मृदा के अंदर तो वो जो आपके बंध हैं वो टूट जाएंगे और आपके जो H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन हैं वो मृदा विलयन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अपन ने नेक्स्ट जो बात करी थी वो अवशिष्ट अम्लता की बात करी थी कि अवशिष्ट अम्लता कौन उत्पादित करेंगे। तो मृदा विलयन के अंदर जो मृदा कण उपस्थित हैं उन कणों के ऊपर आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ में, मतलब जो आपके मजबूत बंधों के साथ में आपके H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन जुड़े हुए रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे। और उनमें कितना भी आप उचित वातावरण दे दो या पानी प्रोवाइड करवा दो, वो किसी भी कीमत पर मृदा कणों के ऊपर अधिशोषित हो रखे हैं वहां से वो हट करके मृदा विलयन में नहीं आएंगे। और ये जो अधिशोषित हो रखे हैं धनायन H+ आयन और आपके एल्यूमिनियम आयन, इन दोनों तत्वों की वजह से जो फिर आपकी अम्लता उत्पादित होगी वो अवशिष्ट अम्लता कहलाएगी। तो ये दोस्तों आपके जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों अम्लीय मृदा बनने के कारणों के बारे में कि भाई अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या क्या हैं। तो दोस्तों अम्लीय मृदा बनने की जब कारणों की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर मुख्यतः 3-4 कारण हैं। एक होता है आपका पैतृक पदार्थ की प्रकृति, कि जब आपकी पैतृक पदार्थ मतलब आपकी अम्लीय चट्टान है तो अम्लीय चट्टानों से जो मृदा का निर्माण होता है वो आपकी मृदा क्या होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी। जब अपन ने बात कर ली कि अम्लीय चट्टान की, तो अम्लीय चट्टान की मुख्यतः अपन ग्रेनाइट की बात करते हैं। तो ग्रेनाइट के अपक्षयन होने से जो आपका पैतृक पदार्थ बनेगा और उस पैतृक पदार्थ के ऊपर जो सोइल प्रोफाइल का निर्माण होगा वो जो निर्माण होगा और उसके अंदर जो मृदा पाई जाएगी वो अम्लीय प्रकृति की होगी। तो पहली जो बात है अम्लीय मृदा बनने के कारण जो है फर्स्ट हो गया आपका पैतृक पदार्थ, तो पैतृक पदार्थ के ऊपर आपकी अम्लीय मृदा निर्भर करती है। दूसरी होती है क्षारों का क्षीण। क्षारों का क्षीण होने का मतलब होता है रिमूवल ऑफ बेसेज, रिमूवल ऑफ बेसेज। जब रिमूवल ऑफ बेसेज की बात करते हैं अपन तो अपन बताते हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो बारिश होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, आपके जो मृदा के अंदर जो ऊपरी परत के अंदर जो आपके क्षार उपस्थित हैं वो सारे के सारे क्षार होते हैं क्या करते हैं, जल के साथ में घुलनशील होकर के नीचे की परतों की तरफ चले आते हैं, गमन कर जाते हैं और ऊपर की तरफ मृदा परिच्छेदिका में क्या पाए रह जाते हैं, आपके अम्ल पाए रह जाते हैं। और उन अम्लों की वजह से आपकी मृदा क्या होती है, अम्लीय बन जाती है। ठीक है, दूसरा कारण आपको बता दिया क्षारों का क्षीण होना। तीसरी अपन जब बात करते हैं कि अम्लीय उर्वरकों का आप नियंत्रण उपयोग करते हैं, तो अम्लीय उर्वरकों का आप नियंत्रण उपयोग करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके धनायनों की सांद्रता मृदा के अंदर बढ़ती जाएगी और धनायनों की सांद्रता बढ़ेगी तो आपको पता है कि धनायन क्या करते हैं, H+ आयन मृदा के अंदर अम्लीयता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण दे रखा है कि मृदा का जो कोलाइड है या मृदा का जो कण है उसके ऊपर आपके कैल्शियम आयन उपस्थित हैं जो कि एक क्षार है, ठीक है ना, लवण है, और कैल्शियम साल उपस्थित हैं और मृदा का pH है जो कम उदासीन बना रखा है, परंतु अपन वर्ष भर या 2-3 सालों तक अमोनियम सल्फेट खाद देते हैं। ये अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। तो इसमें से आपका ये अमोनियम निकलेगा, क्या निकलेगा, अमोनियम निकलेगा और मृदा के कणों के ऊपर जो ये कैल्शियम है इसको हटा करके वहाँ पर अधिशोषित हो जाएगा। और जब अमोनियम आयन वहाँ पर अधिशोषित हो गया तो जो ये कैल्शियम है आपका सल्फेट के साथ में घुलनशील होकर के और कैल्शियम सल्फेट बना देगा और ये आपका कैल्शियम सल्फेट जो है मृदा के अंदर जो जल है उसमें घुलनशील होकर नीचे की परतों की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ जो सोइल के ऊपर जो है NH4 पॉजिटिव जो आयन आपके अधिशोषित हुए हैं, NH4 पॉजिटिव आयन जो आपके अधिशोषित हुए हैं, ये आयन क्या करेंगे दोस्तों, आपके NH4 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनियम का सूत्र है। तो ये जो अमोनियम होगा आगे चल करके नाइट्रीकरण प्रक्रिया के अंदर जाएगा, किस में जाएगा, नाइट्रीकरण प्रक्रिया के अंदर जाएगा। और जब अमोनियम आयन से नाइट्रेट बनेगी तो उस नाइट्रेट बनने के साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान आपके 4 नेसेंट हाइड्रोजन निकलेंगे, क्या निकलेंगे,
4 नेसेंट या नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे। तो ये 4 जो नवजात हाइड्रोजन एक प्रक्रिया में निकल रहे हैं आपके अमोनियम आयन के एक रिएक्शन से, तो ना जाने कितने ही हजारों लाखों आपके अमोनियम आयन वहां पर उपस्थित होंगे और वो नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया होगी उसमें से आपके 4 ऐसे निकालते जाएंगे H+ आयन। तो ये H+ आयन आपके मृदा के कणों के ऊपर अधिशोषित होते रहेंगे और वहां से क्षारों को हटाते रहेंगे, और इस तरीके से जब H+ आयनों की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो उस मृदा का पीएच धीरे धीरे घटने लग जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसका पीएच क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा है आपके जब खादों का उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो इस तरीके से मृदा को अम्लीय करते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ दोस्तों मृदा के अंदर ज्यादा उपस्थित होगा और उसका जब अपघटन ज्यादा मात्रा में होगा तो उससे क्या होगा, आपकी CO2 प्रोड्यूस होगी, और CO2 जब आपकी H2O के साथ में क्रिया करेगी, मृदा के अंदर जो जल उपस्थित है उसके साथ क्रिया करेगी तो उसमें कार्बनिक एसिड का निर्माण करेगी, और जब कार्बनिक एसिड का निर्माण होगा तो वो आपके जितनी ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक अम्ल बनेगा तो उतनी मात्रा में आपकी पीएच कम आएगी। परंतु ये कार्बनिक पदार्थ जो है ज़्यादा अम्लीयता नहीं पैदा करता, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जब अपन डालते हैं तो इसके अंदर दूसरे तत्व भी उपस्थित होते हैं, कार्बन भी होते हैं, सारे वगैरह वगैरह उपस्थित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पीएच को उदासीन बनाए रखते हैं। परंतु जब ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो वो क्षारों को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने की वजह से आपकी मृदा जो है वो अम्लीय हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बनने के जो कारण है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे करेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछते हैं, आप सभी को पता है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे किया जाता है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चूना पदार्थ। चूना पदार्थ को जब आप मृदा के अम्लीय मृदा के अंदर डालते हो तो उससे आपकी अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है, क्योंकि अम्लीय मृदाओं के ऊपर जो आपके H+ आयन उपस्थित होते हैं और चूना पदार्थ के अंदर आपका क्या होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। तो वो कैल्शियम जो आयन होता है वो क्या करता है, इस H+ आयन को मृदा कणों से हटा देता है और कैल्शियम आयन वहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, जब कैल्शियम आयन वहाँ पर बैठ जाएगा तो कैल्शियम आपका एक लवण है और धीरे धीरे मृदा के पीएच को अच्छा कर देगा, न्यूट्रल के आसपास ले आएगा। तो इस तरीके से अम्लीय मृदाओं का सुधार होता है। तो चूना पदार्थ कौन कौन से अपन काम में ले सकते हैं अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए। तो सबसे पहले है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, और इसको कैल्साइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्साइट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कैल्साइट, कैल्साइट कहते हैं। ठीक है ना, कैल्साइट, कैल्साइट भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेना। अगर मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ फिर भी आप इसको लिख लेना, कैल्साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्साइट कहते हैं, कैल्साइट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट और CaCO3 तीनों ही एक ही है। इनको चूना पदार्थ के अंदर ये मुख्य चूना पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड आते हैं, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं दोस्तों, बिना बुझा चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको अगर अपन बात करें तो ये बिना बुझा चूना होता है, और जब बिना बुझा चूना के अंदर अपन जल मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना हो जाता है। और बुझा हुआ चूने का मतलब हाइड्रो हो जाता है। तो जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके अंदर क्या होता है, COA के अंदर H2O अपन ऐड करते हैं तो उससे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, SLAKED, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, SLAKED, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना क्या नाम है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बुझा हुआ चूना नाम है। और बिना बुझा हुआ चूना किसका नाम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है। इसी के साथ दूसरा चूना पदार्थ आता है दोस्तों डोलोमाइट। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है
CaMgCO3 का होल ट्वाइस, CaMgCO3 का होल ट्वाइस, यहाँ CaCO3 और MgCO3, CaCO3 और MgCO3 यहाँ पर होल ट्वाइस है, आपको याद रखना है 2 है, ठीक है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ 2 नहीं छपा है, परंतु यहाँ पर 2 है, ठीक है। CaMgCO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका चूना पदार्थ के अंदर अपन बात करें तो कैल्शियम सिलिकेट, बेसिक स्लज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट होता है। इसको भी अपन अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लेते हैं। तो ये दोस्तों ये जो 4-5 जो मैंने चूना पदार्थ बताए हैं इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। इसके अलावा कि भाई आपका भुजा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भुजे हुए चूने की जब अपन रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CaOH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और जब अपन बिना भुजे चूने की बात करेंगे, रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CaO हो जाएगा, उसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। कैल्साइट का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको कैल्साइट कहते हैं। आजकल दोस्तों बेसिक स्लेज का भी सूत्र पूछने लग गए हैं, तो CaSiO3 ये कैल्शियम सिलिकेट है, इसको बेसिक स्लेज भी कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के टॉपिक में आपके लिए जो मैं जानकारी लेके आया हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। और भी दोस्तों अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख करके बताइए, ताकि मैं आपकी और मदद कर सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें लिंक को, और लाइक बटन पे प्रेस करके हमारे वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ताकि हम हमारे वीडियो की जो क्वालिटी है या हमारे जो कंटेंट की क्वालिटी है उसको हम बढ़ाएं। क्योंकि शेखावटी साइंस क्लासेस का क्या उद्देश्य है, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हम क्वालिटी बेटर लेकर चलते हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी लेकर के चलते हैं, हम क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।